आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पते जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है, अब उसका आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टू टू ने ड्रोन की खामोशी में जरा सा इर्तियाश पैदा किया था। कॉल का सब्ज बटन दबाने से पहले इसने नजर उठाकर अपने मुकाबिल बैठी हया को, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जो थी, देखा। मगर मैं इसे कहूंगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा, ये इसका मसला है। तुम कॉल मिलाओ, वो झंझलाकर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां जा रही थी। वो दोनों दम सादे घंटियां सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, इसी के मोबाइल पर कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए कि तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहान ही था, अजली मसरूफ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खतीजा बोल रही हूँ। दिस इज जहान। खतीजा ऐसा है कि फोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों के बोलने की आवाजें आ रही थी, शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला, हया किधर है? वो मसरूफ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं। बात करते हुए डीजे ने एक नजर हया पे डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड शहजादियों के जजीरे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड की सबसे बड़े जजीरे बब्बू कदा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझकर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाकर रोका। मगर वो मजे से कह रही थी, ओके तो आपको फोन चाहिए ना? नहीं, फोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी। मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल तो मैं जरा मसरूफ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूंगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ से इशारे से मना करती रही, उसे बाज रखने की कोशिश करती रही। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुमे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बब्बू कद्दा में तो पूरा दिन लग जाता है, तो फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ होंगे। डीजे ने मायूसी से कहा तो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादिल ना ख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गोरसल से कदी गोए की बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले हमारा वहाँ इंतजार कीजिएगा। वहां से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूंगा। वो जरा सा हंसकर बोला। वो फोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी में बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज से मैगजीन उठाकर सफे पलटने लगी। क्या जरूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे, क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में अभी तक शक है। वो एक सफे पे रुक कर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका। शायद मैंने इस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं इसे खुद अपने निकाह का इल्म भी है या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद पप्पा ने इससे छुपा कर रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे ने खफगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म न हो? यकीनन इसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह इसका जिससे भी हो, मगर तुम इसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रिसाले की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ था। वो आहिस्ता से बोली तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी ओ गॉड, तुम्हारे से निकाह हुआ था? तो
तो वो तुम्हारा क्या लगा? सौतेला मामू लगा। वो बिगड़ कर बोली और अपने बंक की तरफ जाने लगी। ओह माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई डीजे, अभी तक बेयकीन थी। अब तो बता दी है ना, अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर पे फिर से लेट गई और कंबल मुंह पर डाल दिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओ गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है। डीजे अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पर निकल पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगजीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए, आवाज बुलंद चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। नी ने और दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी आंख लगाई थी। जलील, वो जलकर जोर से चिल्लाई, चुप करो, मुझे सोने दो। है ने तकिया खींच कर उसे मारा, मगर वो इसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही हमेशा की तरह। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी जब इसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पे रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली, फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंघाड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये इसका पाकिस्तानी सिम वाला फोन था। दूसरा मोबाइल जहान के पास होने के बायस वो आजकल इसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पर तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था इसे कतन याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में वो बहुत चोर थी। उसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी वो इनसे भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ही ना था। हेलो, वो कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पे बैठ गई, कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। आवाज अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर इसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भीज गई। अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाजत चाहता हूँ। गो कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ, बताइए, क्या ये मुमकिन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई, हथेलियां बेख्तियार पसीने में भीग गई। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कजन को अपने साथ चलने की ऑफर की थी, इसमें गालिबन उन्होंने बबूगदा का जिक्र किया था, प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरे। क्या आप उधर नहीं आ रही? तो उसकी कॉल्स टेप कर रहा था और तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फोन के जहान के तहवील के होने के बारे में जानता था। मैं बबूगदा नहीं जा रही। आइंदा आपने मेरा पीछे नहीं करना, ना ही मेरी कॉल्स टैप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी, समझे? इसने झल्लाकर फोन कान से हटाया और बटन जोर से दबा दिया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई, जाने कब ये शख्स इसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समंदर देख रहे थे। जहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब बीचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था, जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे। सो बलाई मंजिल पे आ गए, जो ओपन एयर थी, खुला सा वसी अहाता, जहां तरफ सोफे और कुर्सियां थी, मगर एक निशस्त भी खाली न थी। इनको बिलाखिर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रीलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहां खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान स्याह स्वेटर की आस्तीन कोहनी तक मुड़े हुए था, मगर इसे बेहद सर्दी लग रही थी कि इसने सियाह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सब सियाह स्टोल को सख्ती से कंधे के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पे बांध रखे थे। गिव मी सनशाइन, गिव मी सिम रैन। हया के भाई जनेब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थी और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और उनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे इस्तांबुल आई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए बावाज़े बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम उस रोज बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तकलाल स्ट्रीट पे तुम्हें ढूंढता रहा। वो रीलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तो ना ढूंढते,
हया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से इसके बाल उड़ उड़कर जहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वो इन्हें समेटने का तकल्लुफ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा। जहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो तने हुए नकुश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं। सीगल्स का एक गोल फड़फड़ाता हुआ उनके सामने से गुजरा था। जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीगल समुद्री बगले ने फिजा में ही गोता लगाकर इसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही। पानी में गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी और इनके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह दिखाई देता था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया? हया कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, जरूर पूछो, मगर उसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है। आज वो जहान के लिए वही हया सलमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था उसी के सामने उठाना भी था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। लड़कियां लहक लहक कर गा रही थी। डीजे भी कहीं इनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी। रुख मोड़ कर उसके बिल्कुल मुकाबिल आके खड़ा हो गया। रोटी का बचा वो टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर उसे देखा तो वो जरा सा मुस्कुराया। एक लम्हा लगा था उसे पिघलने में और वो पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। वह धीरे से वो मुस्कुरा दी। खुद से किए सारे वादे भूल गए। ओके, उसने रोटी का टुकड़ा खींच कर तोड़ा, रोते हुए बगले की सिम फेंका। इसने इसे फिजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। अब वो रोटी के टुकड़े करके फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? अक्खड़, बदले हाथ, बदतमीज, बदतहजीब, बेमुरव्वत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के, वो कहती गई और वो बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं हया? सलमान खूब हंसकर वो बोला था। कम अज कम तुर्कों से तो बहुत बेहतर है। उसने रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूर उछाल दिया। जहान अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम शाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां इसी तरह मगन सी गा रही थी। तो तीनों साथ साथ बकुवदा की इस बल खाती सड़क पर नीचे उतर रहते हैं। एक हाथ से स्टोल और दूसरे से उड़ते बालों को समेट के पकड़े हुए चल रही थी। उसे यूं लग रहा था कि वो पुराने जमानों में वापस चली गई है। कदीम से जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़ था। वो सदियों पुराने शहजादों के जजीरों और खुद को ही अमर हुई शहजादी समझ रही थी। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड में रॉ अदा यानी जजीरे और लॉर यानी शहजादों के मरमरा के समंदर में करीब करीब आके 9 जजीरों के गुरोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्तोताज के लिए खतरनाक लगते शहजादों को जिला वतन करके इन 9 जजीरों पे भेजा करते थे। शहजादों को जिला वतन करके 9 जजीरों पे भेजा करते थे, जिससे इनका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया। बाबू कदा इनमें से सबसे बड़ा जजीरा था। बेउक यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। बेउक अदा ने दुनिया के ट्रैफिक रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा। वहां गाड़ियां, बसें और दूसरी ऑटोज नहीं आती थी। सफर करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियां और बग्गियां थी या फिर बाइसिकल। डीजे और जहान इससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम जमानों के रोमांस में कोई जरा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। इनमें अब खासी बेतकल्लुफी हो चुकी थी। जहान उसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज्यादा इकसाम के कबाब मिलते हैं, गालिबन 150 इकसाम के, और ये रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जी से इनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट में गिरी थी। इनके दरवाजे खुले तो सामने बरामदे में शेर तिले कुर्सियां और मेजें बिछी थी। सयाहों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस्त पे एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सयाहों के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो कह रहे जामनी बगैर आस्तीन फ्रॉक में मलबूस थी, घुंघरेले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रख के एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और दायरे में खड़े सयाह खचाखट अपने कैमरों में इसकी तस्वीर मुकीद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद जरा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आंखें पटकाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सुकड़ती। शायद एक दो सयाह इसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा।
वो और डीजे भी फौरन अपने कैमरे निकालकर तस्वीरें बनाने खड़े हो गए। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बनाकर भी इनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तौकुफ करते अपने चेहरा उठाया तो देखा जहां साथ ही खड़ा लब बीचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर दिख रहा था। वो शाने उठकाकर फिर से सयाहों के जमकटा में गिरी बच्ची की तरफ मुतवज्जह हो गई। यार उम्र देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें की चीती दफतन मजमे को चीर के एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। इसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोने पर इसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तिरविलिया आगे बढ़ी और सख्ती से बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबराकर पलटी और जैसे इस लड़की को देखा इसके लबों से होले से निकला आशिक गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर उसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसे तक सैया फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो गया था। बच्ची अब मजामत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आशिक गुल था मुसलसल बोलती हुई से लेकर जा रही थी। इसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बेउकदा दिखाता हूँ। जहान की आवाज पे वो चौकी पर खफीफ सा सर झटक कर आगे बढ़ गई। जहान ने एक बग्गी रोक दी। डीजे ने अलबत्ता 4 लीराज फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पे ले ली और अब वो इसी पे सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होके रास्ता दिया। वो शाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता था। इसके साथ बग्गी बाल लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की निशस्त बनी थी जिसपे सुनहरी नक्शो निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही निशस्त निहायत गुदास थी और वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे थे। बग्गी बार ने घोड़े को जरा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे इसकी टापू की आवाज गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? जहान ने सवाल किया। हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पे निगाहें जमाए पूछा था वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा। ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क 2 रोया सब्ज दरख्तों की कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे पड़े थे। दरख्तों के दोनों कतारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है। धोखाधड़ी, रिश्वतजनी, कत्लो कत्ल बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस है। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस जहन के भी, मगर इसके बावजूद जान से अंदर हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तौक़ुफ़ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चौंका फिर से मुस्कुरा दिया। शायद क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफे में भी ब्लास्ट हुआ था। इस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफे से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो वो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें। उसने याद करके जैसे झुरझुरी थी। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता और बावजूद इसके कि मेरे घर से बेवकदा करीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा। मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई? इसने हैरत से पलके जब कहीं जान निशाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। और वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क की ढलावान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क दोनों तरफ में बहुत खूबसूरत बंगलों और कतारों में बंधी थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहते। ये तख्ता कमजोर है। दफतन जहान ने अपने जॉगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जहान, सारी दुनिया की टूटी चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं। अच्छा। मुझे झुक रहा था। कदरे खफगी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फोन रख भी दो मैडम, आप ही मत भूला करेंगे कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेरफेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मूव भुगताने पड़ते हैं और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बेवकदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता।
इसके कहने पे है ने लाशूरी तौर पे सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को चटक कर रह गई दाएं तरफ जहान के उस जानिब जिस बंगले के सामने बक्की गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत तक की निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे बैठा होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफेद महल की लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिसपे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में लिखा था RAR आशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। इसके अंदाज पे जहान ने पलटकर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौकी फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहान ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने पूरे चक्कर लगाना था जजीरे का, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी। नमाज। जहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रॉड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैडल पे रखकर उतरी। जहान पहले ही उतर के मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वुजू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। हॉल के कोने में एक लड़की बैठी थी। इसके सामने एक बच्ची सी अंदाज में बैठी धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। हया ने गीले बाजुओं की आस्तीनें चकरते हुए बगौर इन दोनों को देखा। ये वही दोनों लड़कियां थी जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर इसे नजर आई थी। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरे भूरे स्कार्फ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मन्नत भरे शिकायत भी अंदाज में इस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कहे जा रही थी, मगर वो लड़की जिसका नाम शायद आशे गुल था नफी में सर हिलाती गोया मुसलसल उसकी तरदीद की जा रही थी। वो दोनों धीमी आवाज में बातें कर रही थी। हया स्टोर को चेहरे के गिरदा पीटते हुए इन दोनों को देखी गई। उन्होंने उसे नहीं देखा था, शायद वो आपस में मशगूल थी। जब वो नमाज पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक उस लड़की को मना रही थी, शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी आवाज धीमी और जबान अनजान थी, मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर जरा जोर से ऐशे गुल प्लीज कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। आखिर एक निगाह उन दोनों पर डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तनहा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पांव चलती हुई बरामदे तक आई और सुकून के साथ टीक लगा के खड़ी हो गई। हवा से इसका सर पे लिया स्टूल सर की पृष्ठ तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर सियाह स्वेटर जहां सिकंदर का मखसूस लापरवाह सा हुलिया वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए उसे देखी गई। वो अब सजदे से उठकर तशद्दुद में बैठ रहा था। हर काम फुर्ती से करने वाला जहां सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसुकून थी। वो चूंकि इससे जरा पीछे खड़ी थी तो यहाँ से इसका सिर्फ हल्का रुखी नजर आता था। गर्दन की पुश्त और चेहरे का जरा सा दाएं हिस्सा वो गर्दन झुकाए तशद्दुद पड़ रहा था। फिर इसने दाएं रुख सलाम करके गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाखिर इसका चेहरा नजर आ गया। वो जरीला मुस्कुराते हुए उसे देखी गई। दूसरी जानिब सलाम फेर कर उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पे फेरता वो उठ खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो उसे सुकून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी, जरा मुस्कुरा कर कहता उसकी तरफ आया तो हया ने इस्पात में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जहां चौकट पर जब वो झुककर जॉगर पहन रहा तो हया ने इसे पुकारा। तुम मजहबी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मे बांध रहा था। लगते नहीं हो। तस्मे की किरा लगाती हुई उदास उसकी उंगलियां थम गईं। इसने सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता? वो तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी। वो तस्मा बांध कर उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने इसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वो अब आदतन स्वेटर की आस्तीन में मोड़ रहा था। इंसान वही चीज मांगता है जिसकी उसको कमी लगती है। सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। और अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है, नहीं है तो सब अंधेरा है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जहान? बेवकदा की एक सर्द हवा इसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शाल सर से फिसल कर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी। और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए इसने ये सवाल पूछा तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सलेमान की आंखों ऐसी कोई बात नहीं कहेगा। मगर जो इसने कहा वो हया सलेमान के लिए कतन गैर मुतवक्का थी। अली करामत की माँ? क्या? इसने नासमझी से जहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पे खत्म हो जाती है। अली करामत मेरा एक स्कूल फेलो था। एक दफा मैं इसके घर गया, तब मैंने इसकी माँ को देखा।
وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، وہ ڈاکٹر تھی اور وہ اس وقت اسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام۔ حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی تھی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں سے اتنی حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلمان کے مقابلے میں بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپیر ڈالنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بیوقتا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ نیچے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعاً راضی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب سے بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، میڈم۔ وہ چچک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی اور وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی رکتی مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورتی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا۔ جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 3 لیرہ، 3 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جانے سے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں بھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ۔ اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے فیری اس افتادات میں سے سب بھول کے لڑکا پھرتی سے بھاگ رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا تیز پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کے اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کے قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم بات تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ وہ کہیں دور کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہائی رہ گئی تھی، لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینے کا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اس گھر میں
छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था, इसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मुसम्मम इरादा करके इसने कंधे पे फिसलती शाल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नाम घुमाया। वो कदीम वक्तों का कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर इस जजीरे पे आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाजा चिरड़ की आवाज के साथ खुलता गया, हर अंदर हर सू अंधेरा था। इसने चौखट पे कदम धरा, हेलो। वो 2 कदम मजीद आगे आई और पुकारा। इसकी आवाज की गूंज दरो दीवार से टकरा कर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी, वहां नीम तारीकी सी छाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नील रोशनी में आते आगे जाते राहदारी से नजर आ रही थी। इसका दिल अजीब सी बेचैनी व खौफ में गिरने लगा। कोई है? अब किसने पुकारा तो आवाज में जरा इर्तियाज था। एकदम इसके अकब में ठाक के साथ दरवाजा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लगी। डोर नॉब बामुश्किल उसके हाथ लगा। इसने जोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसुध दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन ओपन द डोर। वो दोनों हथेली से लकड़ी का दरवाजा पीटने लगी। साथ ही वो खौफजदा सी दबी दबी आवाज में चिल्ला रही थी, शहजादों के जजीरों पे खुशामदीद। किसी ने बहुत धीरे से इसके अकब में कहा था, शहजादों के जजीरे पे खुशामदीद। लॉबी तारीक थी, अलबत्ता अंदर की सिमत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पे कोई टिमटिमाती सी जर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज भी वहीं से आई थी। इसने पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। अब इसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफी वो कर चुकी थी उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़ अंधेरे में देखते आगे बढ़ी। तारीख राहदारी की इस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम को। अंधेरे में वो जर्द सी मोमबत्तियों की रोशनियां वहीं से आ रही थी। कौन? उसने चौकन्ने अंदाज में पुकारा। वो लिविंग रूम की चौखट पे आन खड़ी हुई थी और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी, लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस। स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे वो झुर्रियों से चेहरे वाली एक मुअम्मर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पे रखी मोमबत्तियां जला रही थी। एक एक करके सर्द पड़ी सारी मोमबत्तियां जलने लगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे इनकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसी नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं ली, बस बिना पलक झपके इस पर उस पुरतैश लिविंग रूम के वस्त में रखी मेज को देखी गई, जिस पे रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं इस बच्चे को न भेजती। इसे माफ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहां भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड नजर आ रहा था। इसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियां सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके इन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। इसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज पे धरे अपने सुनहरे कलच पे थी। कुछ खाओगी? उसने होले से नफी में सर लाया। बहुत सारी हिम्मत मुजतमा करके वो बामुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुल रहमान आज सुबह की फ्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते इसने ये काम मेरे जिम्मे लगाया था। वो अब इसकी जाने पुश्त की आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुल रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। इसने दोपहर में भी इस घर के बाहर गेट की लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा इस घर में दाखिल हुआ तब वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मम्मे के हल के लिए। वो किसी नतीजे पे पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुल रहमान बादशाह से क्या ताल्लुक है? वो बोली तो उसकी आवाज दर्द रोशनी की मानिंद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ जाहिर हो रहा था। मैं अब्दुल रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज पे रखी और उंगली के पोरों पे लगी मोम खुर्ची फिर पलट कर उसकी तरफ आई। अब्दुल रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते इसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूं और तुम्हें इनके सवालों के जवाब दे दूं जो तुम्हारे जहन में कुलबुलाते रहते हैं। तो दम सादे खामोशी से इस मुअम्मर औरत को देखी गई जो ठहर ठहर के बोल रही थी। दोनों के दरमियान वे
रखी कॉर्नर टेबल पे एक फोटो फ्रेम रखा था। इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मोहम्मद खातून और दूसरा उनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पे मोटे फ्रेम का चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर उनको देखा जो मुस्कुराती और शफकत निगाहों से उसे दिख रही थी। वो दरवाजा बंद होने पे डर गई थी, मगर अब इसका डर शायबा तक नहीं था। अब्दुल रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होती है। इसके सवाल पे वो होले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है, शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर मुझे वो कैसे जानता है? इसने अपनी उलझन सामने रखी जो उसको मुसलसल परेशान की हुई थी। वो तुम्हें यही बताना चाहती थी मैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उस वक्त उसी होटल में था। वहां उसने तुम्हें पहली बार देखा था और इस रात पहली बार तुम्हें फूल भेजे थे। एकदम से इसकी 2-2.5 माह की बेचैनी का इख्तिताम हो गया। इसे फौरन याद आ गया जिस रात से सबांजी की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। इस दोपहर उसने ये चैरिटी लंच अटेंड किया था जो ज़ारा की कजन की किसी स्टूडेंट फेडरेशन के ताउन से मुनक्कद किया गया था। इसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बासर शख्सियात ने शिरकत की थी। वो और ज़ारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन इसे अब्दुल रहमान पाशा ने वहीं देखा होगा। ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा सिरा तो याद होगा। उसे अब्दुल रहमान ने ही तुम्हारे ताक़ुब पे लगाया था। डॉली उसके आबाई घर का पुराना खादिम है, बरसों से हमारे साथ है। सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है इस मेजर का जिसको तुमने इसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, इसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि इस वक्त अब्दुल रहमान इस बात से लाइम था कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसने धीरे से नफी में सिखलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिसको तुम्हारे पप्पा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने केस में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी थी। इस मेजर की शादी होने वाली। इसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बासर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करदा कुछ मोरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो जरा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो, बेवकदा में इस सब बिजली का कोई पोल मरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा, सो इस इलाके में बिजली बंद है। वरना जिस घर में तुम बैठी हो वो बेवकदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान और शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ, और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकईतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और इसकी बेइज्जती का बायस बनता है तो क्या होता है? वो औरत उसकी इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है? इस एक मामूली सी रेस्टोरेंट ओनर के पास जो अब्दुल रहमान के पास नहीं है, वो जरा हैरान होंगी। इसके पास हया सुलेमान है और अब्दुल रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बहुत इस्तेज़ा से चबा चबा कर बोली थी। वो खातून लाजवाब सी खामोश हो गई। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार ही होगा। वो एकदम अंदर तक कांप गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुल रहमान जबरदस्ती का कायल नहीं, ना वो इश्क में झोंक लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हो तो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे दूं कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। इसने अपना कलच उठाया और तेजी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो, कभी दोबारा बेवकदा आना हो तो इधर जरूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नींद तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नॉब इसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम
कि नील की रोशनी डूब रही थी। हर्षु अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाजा बंद करके आगे रोश पे आई। इसी पर बाहर से किसी ने सफेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी से वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुर्क में बातें करते हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामने फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगज सी बच्ची का हाथ में चली आ रही थी। सामने से आता देखकर ठिठक कर रुकी। हया तेज कदमों से आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े से जाते देखी गई। बच्ची ने इसे झुंझुड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते आबनूसी दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी। नीलगो स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदर का पहुंची शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात वीरान समंदर पर शार जजीरा इसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात की फेरी कितने बजे आएगी? इसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी थी और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर से जबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर देती। वो चले गए होंगे और परेशान होंगे, वो अंदाजा कर सकती थी। 8 बजे टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर उसे देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आर यू हया सलीमान, पाकिस्तान टूरिस्ट। इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट भी इसके सामने किया जिसमें इसके और डीजे के आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई थी। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फतेह जज्बात से उसकी आंखें टिपटिपा गई। इसने सोच भी कैसे लिया उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में से वो दोनों नजर आ गए। नीचे कुर्सी पे सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई थी। वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी उंगली नीचे गिर गई। लब भिज गए एकदम। वो कुर्सी के पीछे से निकलकर उसके जानिब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवकदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी। फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाते। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सबांजी का कार्ड था। बाद में परेशान होती के और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जिसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। हया तुम बिल्कुल पागल हो। इसकी आंखें रोने से मतूरम थी और वो दोनों पे रोने लगी थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो भिन्न आकर कहता हुआ वापस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलट गया। वो अभी तक रोई जा रही थी। पता था कि वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया था। लिविंग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पे धरी बच्ची का हाथ था। मैं लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मोहम्मद खातून उसी तरह बैठी थी। इनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर अलग कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम। आने कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आशे। लड़के ने मोहम्मद खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटुआ बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहां बंदे काम कर तो रहे थे। अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी मेरा काम था। उन्होंने बच्ची का हाथ थामे हुए सरसरी से जवाब दिया जो अब इनके साथ सोफे पे बैठी थी। काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिए। आशिगुल तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया? रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सुखेरती कह रही थी। अपना पर्स को कंगालती आशे ने पलट के खफगी से उसे देखा। बुरी बात है बाहरे किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते हुए एक नजर इस पर डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना चंद लम्बे मोम की तरफ निकल कर गए तो इसने पर्स की चीजें हाथ से उलट पलट कर पूछा। इधर क्यों आई थी? ये अब्दुल रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा। वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ आज सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। आने
तुम्हें पता है आशा मुझसे नाराज है। बाहर अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के साथ खड़ी आशा को देखा, जिसकी उनकी तरफ खुश थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहीती पे ये असर हुआ कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वेस्ट में खड़ी अपनी ऊंचू कहीं गिराकर सयाहों के कैमरे में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तुम इसे समझा दो ना, नाराज ना हो। किस किस को समझाऊं? सफीर कहता है इसके माँ बाप को समझाऊं। इसके माँ बाप कहते हैं सफीर को समझाऊं। आप कहती हैं बहारे को समझाऊं। बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं। और अब्दुल रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीजें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुल रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं, इसने नफी में से लाया। फिर जरा सी गर्दन मोड़ के बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराया आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती, तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आशिक गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चलती, वो हर किसी से नहीं मिलती, वो हर बात नहीं कर लेती। इसने पर्स मेज पर उलट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रौंकी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो बुरा हो जाता है, जिस पर अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। और जानती हो जब अल्लाह नाराज होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज होता है तो वो इंसान को अकेला छोड़ता है। और जानती हो अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, रास्ता तलाश करता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पे निकली अशिया उलट पुलट कर देख रही थी। खाली पर्स साथ ही अंदर रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यहीं पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चले गए। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, आशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पे इसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजों को वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी किरण कहीं और रखकर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ जरा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में मसरूफ ऐसी हुई कि कहीं आ जा ना सकी। वो बस मार्च के दिन थे, इस्तांबुल पे चाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ की जमी सफेद तह नजर नहीं आती और समाजी का सब्जा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन उन्होंने टॉप कपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इस वक्त हाल आ गई। इसके पास दूसरा प्रोग्राम था। मेनू के एंड में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बार थोड़ा सा सवाब भी कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने ऐसी कोई नेकी नहीं की है। डीजे अपना पर्स बंद करते हुए बोली। वैसे रबी अव्वल खत्म हो चुका है, ये होने वाला है, हो चुका है। ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्जने वाली लड़की ऊंची चौकी पर बैठी थी, सामने रखी छोटी पेज पे खुली किताब से पढ़कर तुर्क में दर्द रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कों के साथ बैठी है और खतीजा पर भी डाल लेती, जो सरों पे दुपट्टा लपेटे बहुत तवज्जो से दर्द सुन रही थी। मदरसा वाली लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हाजरीन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्स देना पड़ा था। और उसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स खत्म हुआ तो वो लड़की उनकी तरफ आई और बहुत मातरत ख्वार अंदाज में उनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा? ले, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजर असद को चादर पे रखने का वाकया बताया, फिर गारे हिरा, वही मुसलमानों की इब्तदाई तकलीफ, हजरत अबू बकर की कुर्बानी, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियां, हजरत उमर का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर गज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलके झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी सारी हिस्ट्री समझ में आती है। वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वो वाक़तन साहिबा कराम के इस्मा के बायस सब समझा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद खत्म हुआ तो हाले की अम्मी का फोन आ गया। इन्हें कोई जरूरी काम था, सो हाले ने इनके साथ जाने से माजरत कर ली। अब इन्हें टॉप कपी पैलेस जाना था। 2 लोग अकेले तो नहीं जाते। वो टैक्सी में स्कार से उतरी तो है नहीं से तसल्ली दी। डीजे हंसती, फिर भी तीसरे को साथ देने में क्या हर्ज है? वो इस्तकलाल स्ट्रीट की जाने मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जाने उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज कितना गुस्सा किया था इसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो जरूर चलेगा।
इस्तकलाल स्ट्रीट वैसे ही रस से भरी थी। वो दोनों बाजू डाले तेज से चल रही थी। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कुतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सके। या तो इस वाक्य के बाद से बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी इसने अपने सफेद कोट के ऊपर पर्स डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्टेप गुजर कर दाएं पहलू से पर्स लटका था। बाल को लेते और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपटा था। डीजी ने भी इसी तरह सलवार कमीज पे सिया लंबा कोट पहन रखा था। बरगद में खूब गहमा गहमी तीश्ता हंगेसी महक सारे में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने दो चार अफराद आ जा रहे थे एक स्लैब के साथ। वो भी खड़ा था जीन्स और टी शर्ट पर, सफेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा चुका लिए वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौकट में खड़े होकर बावाजे बुलंद पुकारा तो इसका तेजी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर उन दोनों का देखा, फिर सर से पांव तक उनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले हुए हैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया के वो पूरी पूरी तैयारी के साथ आई। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मुतवज्जो और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पे पटक कर रखी। इस पे लिखा था आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौकट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पे लपेटे ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जबकि खतीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कॉपी पैलेस जा रहे हैं, खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, एक्शन से म्युनिसिपैलिटी बस पकड़ो, पहुंचा देगी। वो सर झुका एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे से खटखट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। डीजी ने पलटकर हया को देखा। उसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए और वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप कॉपी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफा फिर सोच लें, लिख कर दे दूं? वो कहते हुए टुकड़े को एक तरफ टुकड़ी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजी ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीबी चार्जिंग पे लगा था। हाँ। तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजी ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आखड़ी हुई। फोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर उन्हें देखने लगा था। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कॉपी पैलेस नहीं चले तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहिर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो अलट पलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से तो कम का नहीं होगा। वो छुरा रखकर उनके सर पे आ पहुंचा। मेरा फोन वापस करो। कड़ी निगाहों से देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। टॉप कॉपी से वापसी पे दे दूंगी। वादा? मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? पहली दफा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो बहुत बुरा पेश होगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कॉपी सराय के सामने वो सब्जादार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों इसके इतराफ में थे। जहान, ये टॉप कॉपी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले चिंगम चबाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कॉपी का टॉप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टैक्सिम बना, वैसे ही तोप टाप बन गया। कपी कहते हैं गेट को, सिराय हो गया महल। तो टॉप कपी सिराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम ए जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कॉपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा। सुरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहां खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज महल से बाहर ना निकले, और जिसके कौन नुमा मीनार शान अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे सुल्तान का अजीम विरसा और असासे। चीनी पोर्सलीन के नीले और सफेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 कैरेट के जवाहरात से मुज़य्यन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खीरा करते थे। ये मनूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह चार ही दे तो तोड़ ही लेती। नीचे इन्हें आंखें चुदिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में गिर चुकी थी। पवेलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मुबर्रकात थे। वो एक ऊंचा हॉल था
मुनक्किश दर दीवार, रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श, बुलंदों वाला सतून, हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती। शीशे की दीवारों में मुख्तलिफ तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती जा रही थी कि एक शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखकर दफातन रुकी। वो एक टेढ़ी रखी हुई छुरी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुखरित थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने लिखा था, इस्ताफ मूसा, हजरत मूसा का असा। इसकी पड़ती आंखें जो सुकड़ी थी फिर एकदम पूरी खुल गई, लब भी नीवा हो गए। लम्हे बर्बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर उसे इधर लाई। डीजे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है? रियली? इसने बेयकीनी से पलकें झपकी, मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम पर हर जाविये से उसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तुम्हारे जोश की राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबे का ताला, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आपका लिबास, दांत मुबारक, आपकी तलवार और आप के बहुत से साहबा की तलवारें। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसा मखमती सी असर था इस तलवार में कि मद्दे मुकाबिल को बांध देता था, मगर हम इस काबिल कहाँ हैं? हया, खतीजा ने ताज्जुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जहान, ये सब तबर्रुकात असली है ना? जहान ने धीरे से शान उचकाया। मैंने कभी ना इन पर रिसर्च किया, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कवीम का ने ये सब असली हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि मुसलमानों के रिलैक्स तबर्रुकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया है। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतबरकात और मुकामात मुकद्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बसरा सबक याद आ गया। टॉप कॉपी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये ले, क्या याद करेंगे, फिक्र ना करेंगे, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की जरूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कॉपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने उनको अच्छा खासा खाना खिलाया, तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान ही खतीजा सर दर्द शिकायत करने लगी। जब तक खाना खत्म हुआ वो बहुत पसपुर्दा सी लगने लगी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा। मेरा ख्याल है मैं वापस ड्रोम जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई खराब लग रही थी, सो दोनों से जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कॉपी पैलेस की पिछली तरफ आ गए। वहां एक वसी भरी सफेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे ऊंचे सफेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले पे चौकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरिस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। इसके आगे ऊंची सफेद मुंडेर बनी थी। वहां खड़े होकर मुंडेर पे कोने रखकर देखो तो नीचे बहता मरमरा का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता था इंसान सदियों तक वहां बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतूनों के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे। जब हया ने पूछा, ऐसे जहान जरा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, जरा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर अस्पात में सर हिलाते हुए जैकेट की जेबों से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पे उल्टी 2 गोलियां अलग की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निकल गया। मेरे पास पानी? हाँ। वो अपना पर्स खोलने लगी तब वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीर से उसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए से यूं ही जान की आवाज धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे, सुर्ख आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में जरा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। तुल्ला में खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पे दूर दूर तक चूल्हे की सूरत सैया बैठे नजर आते थे। बहुत से लोग आगे मुंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं? तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंडलेडी शायद आ जाए झगड़ा करने। मैं फिलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ। ये शॉल ले लो। इसने बैग से शॉल निकाल कर इसे थमाई। वहां ठंडी हवा बहुत तेज थी। ये शॉल वो और डीजे बतौर पिकनिक मैट के इस्तेमाल करती थी। बस उनके साथ फर्श पे लेट गया।
आंखों में बाजू रखे हुए गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले। कब सो गया से पता नहीं चला। उसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद गर्दन मोड़कर ऊपर जान को देख लेती। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकाल कर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एक SMS अभी तक पड़ा था। इसने इसका जवाब नहीं दिया था। वो कई दफा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया भी नहीं था। वो बेयूक अदा से वापसी के अगले रोज इंडिया के गए शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी राब्ता नहीं करूंगा। जो तकलीफ मैंने आपको पहुंचाई इसके बदले में अगर आप मुझे माफ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, गैर कानूनी काम या कानूनी काम, मुझे सिर्फ एक SMS कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वाकईतन कोई राब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत सादाती से, बहुत मुतमईन दिल दिमाग के साथ घूमती थी। इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके जहन में एक ख्याल कूदी की तरफ लपका। इसने पलटकर एहतियात से जान को देखा। वो आंखों पर बाजू रख के सो रहा था। वो वापस सीधी रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। इसने सोचा था कि खूब गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो भड़के भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सोचा ना किसी एक अजीब सा ख्याल आया। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। इसे वो बेहुदा वाले ट्रिप के मुकाबले में जरा कमजोर लगा था। गर्दिश से माश के जबेलों में फंसे इस इंसान की वो एक मदद कर सकती थी, तो इसमें आखिर हर्ज क्या था। वो काफी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसीउल नजरी का शुक्रिया। मुझे वाकई इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बेवकूदा इसके घर भी तो चली गई थी, और जब दरवाजा बंद हुआ था तो इसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। इसे एहसास था कि अब भी इसने गलती की है और इसका नतीजा। एकदम फोन की घंटी बजने लगी। वो चौकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाए बहुत है, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि वो फोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मुड़ी, के सामने चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी। हेलो। इसने फोन उठाया। जहे नसीब, जहे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया। वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो लहजा इसे अपनी हरकत पे शदीद परेशानी हुई थी। एक काम था, वो एहतियात से नबेतुल्ले लहजे में कहने लगी, और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने के बजाय काम की बात करें। आपकी मर्जी है हया जी। राब्ता भी तो आप ही ने किया है, वरना अब्दुल रहमान पेशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया था, मगर वो पी गई थी। मेरी कजन का रेस्टोरेंट है इस्तकलाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। इसकी किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मलिका आजकल मेरे कजन को तंग कर रही है। क्या वो इसे 1-2 साल की मोहलत नहीं दे सकती। कौन सा कजन? वो जैसे चौका था। जो जहां से कंदर वाल का कलाई, इसे नहीं पता था वो ठीक कर रही है गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धरकर बैठी। इसे इस परेशानी से थकते भी नहीं देख सकती। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं आपके कजन का ये मसला हल कर दूं, और ये कि इसकी मालिका इसको फिर से तंग ना करे। जी। वो होले से हंस दिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र न करें। इसने फौरन फोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वापस आकर जान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे इसे नॉर्मल होने में। इसने वही किया जो इसको ठीक लगा था, और अब वो जरा मुतमईन हुई थी। काफी देर वही सुकून के साथ टेक लगाए बैठी रही। इसके अकब में टॉप कपी का अजीम महल था, और सामने मरमरा का समंदर। बहुत लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरमरा के पानियों में घुल गए। तो एकदम जान का मोबाइल बजा। वो जैसे एक झटके से उठ बैठा, शॉल उठाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही थी कॉल। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, वो चालाक लोमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? बड़े इत्मीनान से कहते हुए इसके साथ खड़ी हुई। जान ने इसके बात पे थके थके से अंदाज में नफी में सुनीला दिया था। काफी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो है ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊंगी, क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर अगले ही पल ठटक कर रुक कर मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। हया ने इसकी निगाहों का ताकुब में देखा। सामने बर्गर किंग था। इसके शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था, और सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की मानन दरारें पड़ी थी। तो एकदम तेजी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं चद्दर खड़ी थी। इसके समातों में कहका गूंजा। दूसरे ही पल वो भाग कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उसका दिमाग था साए साए करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, औंधी मेजें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार। अमले के एक शख्स के साथ 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लब बोर्ड पे लगे कागज पे कुछ लिख रहा था। जहां वो सब कुछ देखता है पुलिस ऑफिसर की तरफ आया। वो इससे कुछ पूछ रहे थे। वो सदमे और शौक से गंग नफी में सर लता, कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है?
اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تاسو سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹر تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورانٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی۔ جب وہ مشکل آنسو روک کے کھڑی تھی، اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، اقسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تقاضا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسمردہ اور تکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسو سے روتی واپس تقسیم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہ کے وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقص سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھوپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں درار پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پل کے جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھلی تو چند لمحے سے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈروم میں پرسکون سی نیند تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزیں بڑے ٹاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھی۔ وہ چنگارتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کونی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ رکھ کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مس کالز۔ اس نے سیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندی آ گئیں۔ اس نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا انسا تھا۔ ہائی نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والے فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس پرچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں، ابا، راہیل سب ٹھیک تو تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال بنانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کی طرف رکھا تھا۔ اس میں بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پہ اور سیڑھیاں پلنگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں بلبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ مشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تک کے ساتھ رکھا تھا۔ ہائی نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ تالے کی بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کا فون اس پر ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ کہنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجلا کر فون کان سے اٹھایا۔ یورپین یونین کا سارا اسکالرشپ، استقلال اسٹریک اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجایا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کام گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہتی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا، میرے پاس یہ ایک نمبر ہے، دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبائل کا کوئی نمبر نہیں؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے گھر سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کی تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ ارم کے لیے متاثر بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہو کہ دوسرے کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کو اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔
सुबह सवेरे उठते ही वो इसी कुर्ते ट्राउजर पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल अब इसने कैचर में बांध दिए थे और अपने गुलाबी कैची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से इसने कार्ड खरीदा, चार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सियां खींच कर बैठ गई। वहां फासले पे गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के पुल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने आते थे। सामने से पानी का खूबसूरती फवारा रास्ता गोल चक्कर में मुकलीद फवारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा जरा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? और आरामदेह अंदाज में टांग पे टांग रखती जरा खफगी से बोली, हमारी पाकिस्तान एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस्ड बेल देती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अलग सुबह खुद फोन करें तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैची चप्पलों में मुकीद पैर झल्लाते हंसकर बोली, हाँ यूरोपीय यूनियन ने वो हजारों यूरोस का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश खत्म हो चुकी थी और वो इसी के अंदाज में बात करनी थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हो। लगता है आजकल आप सायमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा सब कुछ छोड़िए, बताएं घर पे सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी इसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझ कर वापस मुड़ गया। हाँ क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, रात ताया का फोन आया था। अच्छा आप जाकर उनको कह मत आइएगा। लो मैं क्यों कहूंगी? फातिमा उल्टा का पॉइंट। मगर वो जानती थी कि माँ का भरोसा नहीं होता। लाख का हो के ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पर उस बात को इस्तेमाल कर लेती हैं। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी माँ के गोश्त के जार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इसी बात पे तबसरा करती नहीं, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने साही चचा की बेटी का नाम लिया है जिसकी निस्बत काफी अर्से से अपने मामूजाद से तय थी। अच्छा कब? ऐसे खुशगवार है तू। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर इसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है पता नहीं भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल इनकी स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम तुर्की की सैर कर रहे होंगे। सभी इनको बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल खराब रहती है, वो नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा जान को भेज दो। अच्छा ऐसा हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे, मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। इसने फोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफे सुनाती थी, वो इंतहाई गैर रोमांटिक से। माँ बेटा कहाँ मनाते हैं ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए? माँ बेटा कहाँ मानते हैं ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए? उसने दिल में सोचा। इसने सर झटककर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फूफो भी कोई बात गैर मुबहम नहीं करती। बिल्कुल, इसने दायित्व की। वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे डोनट्स टेबल पर रखे तो वो अलविदाई कलमात कहने लगी। रम के मुतालिक मजीद जानने की फिलहाल इसे तलब नहीं रही थी।